हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 11वें और 12वें हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मैं डॉक्टर गुंजन गुप्ता गोविल, एक फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी एक्सपर्ट, डायरेक्टर एंड फाउंडर गुंजन IVF वर्ल्ड। तो आइए बात करते हैं 11वें और 12वें हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। तो हमारी प्रेगनेंसी अब धीरे धीरे बढ़ के 3 महीने का पड़ाव पूरा करने जा रही है। एंड वाओ, कितने महीने बचे बेबी के आने में? केवल 6 महीने। देखिए, 12 हफ्ते का पड़ाव बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क होता है प्रेगनेंसी में। क्यों? क्योंकि इस समय तक हमारा बेबी जो है पूरा डेवलप हो जाता है, उसके ऑर्गन्स बन जाते हैं, उसके ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं और इसके बाद तो मेनली हम प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं। देखिए, बेबी जो है करीब 2 से 2.5 इंच के करीब का हो जाता है। अगर मैं साइज की बात करूं तो वह एक प्लम या फिर छोटे नींबू के साइज का बेबी होता है। बट यूट्रस हमारा काफी बड़ा हो जाता है, वह एक ग्रेप फ्रूट या बड़े संतरे के बराबर हो चुका होता है। सो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स कि सारे ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना लगा है, उसकी आंतें सिकुड़ने और चलने लगी हैं, उसका बोन मैरो उसके ब्लड सेल्स बनाने लगा है। WBCs मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, दुनिया से इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देते हैं, वह बननी शुरू हो जाती है। उसका ब्रेन जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर रहा होता है और ब्रेन से हार्मोन्स बनने भी शुरू हो जाते हैं। अगर बेबी गर्ल है तो उसकी ओवरीज बनना भी शुरू हो जाती हैं, जबकि आपको अल्ट्रासाउंड पे स्टेज पे नहीं पता चलेगा कि बेबी बॉय है या गर्ल है, बट इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। भगवान ने तो ये डिसाइड कर लिया है और बेबी का डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये तो होती है बच्चे की स्थिति। इसके हैंड्स जो हाथ हैं, पैर हैं, नॉर्मल फिंगर्स, नॉर्मल हाथ पैर सब बन जाते हैं, मसल मास बनना शुरू हो जाता है। सो बेबी एक ह्यूमन बेबी का आकार ले चुका है और उसके ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। यह जो पड़ाव है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके बाद हमारी प्रेगनेंसी सिक्योर हो जाती है, हमारा प्लेसेंटा मजबूती से बन चुका होता है और इस वजह से हमारे प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। ये तो हुई बेबी के बाद। मम्मी को 3 मंथ्स पूरे होने पे क्या फ़ायदा होता है? उनको भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 3 महीने तक आते आते ज़्यादातर महिलाओं के बहुत सारे परेशान करने वाले सिम्टम्स कम हो जाते हैं, जैसे कि आपकी नोजिया, उल्टी की जो फीलिंग थी, आपकी वॉमिटिंग्स, यह कम हो जाती है। जो मेरे फ्रीक्वेंट ट्रिप्स वॉशरूम को या टॉयलेट को बार बार जाना पड़ता है, वह भी कम हो जाता है। वह इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जो गर्भाशय है या यूट्रस अब बड़ा होके पेल्विस से निकल के आपके पेट के निचले हिस्से में या एब्डोमेन के निचले हिस्से में पहुंच रहा है और इस वजह से जो कांस्टेंट प्रेशर था ब्लैडर पे या पेशाब की थैली पे वह कम हो जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कम हो जाते हैं? आपके जो ब्रेस्ट पेन है वह भी कम हो जाता है। कुछ महिलाओं को शुरू के 3 महीने में एक्सेसिव सलाइवेशन या बहुत ज़्यादा थूक आता है, उन्हें हमेशा लगता है उन्हें थूकना पड़ता है या कई बार जो थूक है सोते समय निकल जाता है। ये सारी परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, मगर कुछ लोगों की वॉमिटिंग की फीलिंग रहती है। अगर आपको वॉमिटिंग की फीलिंग परसिस्ट हो रही है तो परेशान ना होइए, दैट मीन्स आपकी टेंडेंसी है और थोड़ा आपको फिर ये 9 महीने परेशान करेगी ही करेगी। 12 वीक्स की प्रेगनेंसी होते ही बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि उनका बेबी बम्प दिखने लगना चाहिए। देखिए, बेबी बम्प बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है 12 वीक्स पे। ज़्यादातर महिलाओं का इस समय पे कोई बम्प नहीं दिखाई देता है क्योंकि यूट्रस या गर्भाशय अभी भी काफ़ी छोटा है, वह बहुत ही मिनिमल रूप में दिखाई देता है। परंतु यदि आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है या आपके मसल मास कम है तो कुछ लोगों का बम्प इस स्टेज पे दिखाई देना शुरू भी हो सकता है। बेबी बम्प दिखे
या ना दिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर दिख रहा है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, और अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें भी परेशानी की बात नहीं है। अब क्या परेशानियां परंतु इस स्टेज पे होती है? डिजीनेस, आपको चक्कर से ज्यादा आने लगते हैं, आपको लगता है आपका बीपी लो हो रहा है, या आंखों के आगे अंधेरा छाता है जिसकी वजह से आपको लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं। अब हमारा पुराना दोस्त प्रोजेस्टेरॉन तो चला ही आ रहा है, इसी की वजह से ये परेशानियां होती हैं। जो हमारा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि एक तरह से प्रेगनेंसी को या बेबी को सपोर्ट करता है, वही ये सारे बदलाव लाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है गर्भाशय को तो रिलैक्स करता ही है बेबी को जगह देने के लिए, बढ़ने के लिए, परंतु वह हमारी धमनियों या ब्लड वेसल्स को भी रिलैक्स कर देता है। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है, बहुत कॉमन है। आमतौर पे पेशेंट्स मुझसे कहते हैं, मैम हमारा बीपी ना बहुत लो है, 90/60। कई बार अचानक हस्बैंड्स के पैनिक कॉल्स आते हैं कि मैडम बीपी बहुत लो हो गया, 90/60 हो गया, क्या करूं, हमने मेजर किया था इतना। देखिए, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी का नॉर्मल चेंज है, क्योंकि अगर आपका बीपी लोअर साइड पे या कम नहीं होगा तो बच्चे को, यूट्रस को ब्लड सप्लाई कैसे होगी? ये बॉडी का ऑटोमेटिक रेगुलेशन प्रोसेस है, जैसे कि आपके गर्भाशय को ब्लड सप्लाई बढ़ जाए, और इसी के साथ साथ हमारे जो दिमाग या ब्रेन की ब्लड सप्लाई है वह थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से हमें डिजीनेस या चक्कर आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे में आप रेगुलरली खाना पीना खाते रहिए और हाइड्रेशन, पीने वाली चीज़ें खूब लीजिए, जैसे कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा नीचे ना आए। इसके अलावा ब्लोटेडनेस, पेट फूला रहना, यह भी इस समय काफ़ी हद तक रहता है, और ये इसी वजह से, अगेन हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से, क्योंकि हमारी आंतें रिलैक्स्ड होती हैं, सो डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है। इसका बेस्ट तरीका, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे हर थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं, जैसे कि वह खाना पचता जाए और आपको बार बार भूख लगे, और आप रेगुलरली बेबी के लिए कुछ कुछ चीज़ें खाते रहिए। थोड़ी बहुत थकान महसूस होगी, परंतु ज़्यादातर पहले 3 महीने से अब थकान कम महसूस होती है, क्योंकि जो बॉडी हरक्यूलियन टास्क कर रही थी बच्चे को बनाने का, वह अब कंप्लीट हो गया है। अब बच्चे को डेवलप होना है, तो इसलिए थकान में थोड़ी कमी आती है, बट फिर भी आपको बीच बीच में थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपको और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? ओकेजनल हेडेक्स हो सकते हैं, वह भी इसी वजह से होते हैं, अगर आप ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं, और आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो नीचे हो जाते हैं, और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी डायलेटेड है, तो कभी कभी आपको हल्के फुल्के हेडेक्स हो सकते हैं। इसमें इस समय में जो आपकी सेक्स ड्राइव है वह वेरिएबल हो सकती है, किसी किसी को नहीं मन करता है और किसी किसी को ज़्यादा इच्छा होती है। ऐसे में जैसे आपकी इच्छा करे वैसे करिए। आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी अपनी बिल्कुल नॉर्मल रहिए। अगर आप ऑफिस गोइंग महिलाएं हैं तो आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप हाउसवाइफ है तो आप घर का नॉर्मल काम करते रहिए। तो ये तो हुए सिम्टम्स के बारे में। अब आपकी डॉक्टर विजिट पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यह विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट होती है, क्योंकि 11 हफ्ते से लेके 13 वीक्स प्लस 6 डेज पे आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें हम अर्ली जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं बेबी की। इसको अर्ली जेनेटिक स्कैन भी कहा जाता है एंड डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है। अब मैं इन दोनों का मतलब समझाती हूँ। जेनेटिक स्कैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय बच्चे की नोज की हड्डी, नाक की हड्डी बनी है कि नहीं ये देखा जाता है, इसे हम नेजल बोन कहते हैं, और बच्चे की गर्दन की पीछे की स्किन की मोटापे को नापते हैं, या न्यूकल थिकनेस कहा जाता है, उसको देखा जाता है, और कुछ और पैरामीटर्स का जजमेंट किया जाता है। इस समय बच्चे की लेंथ भी ली जाती है। अब इन चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है? जो नेजल बोन और न्यूकल थिकनेस है, ये अगर नॉर्मल है तो ठीक है, मगर इनमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो ये एक डाउन सिंड्रोम करके एक कंडीशन होती है जो बच्चे को इफेक्ट कर सकती है। उस चीज़ की
डायग्नोसिस में मदद कर सकती है या संकेतक हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं अर्ली जेनेटिक स्कैन। इसमें इस समय बच्चे का ब्रेन्स, हाथ पैर वगैरह भी शुरुआती तौर पे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो हम बच्चे की लेंथ मेजर करते हैं, जिसको हम क्राउन रम्प लेंथ कहते हैं, इसके बेसिस पे आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी या ड्यू डेट कैलकुलेट होती है। अगर ये आपकी जो लास्ट पीरियड की डेट से मैच कर रही है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो दोनों नॉर्मल है और आपकी डेट आपको पता ही है। परंतु अगर एक हफ्ते से ज़्यादा का फर्क है आपके अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आपकी ड्यू डेट और आपकी जो पीरियड के हिसाब से डेट में, तो आपकी जो अल्ट्रासाउंड की डेट है वह वैलिड मानी जाती है। इसलिए इस अल्ट्रासाउंड को डेटिंग अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपके ब्लड टेस्ट अभी तक नहीं हुए हैं जो रूटीनली किए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन के, इन्फेक्शंस के, HIV, वायरल मार्कर्स जैसे हेपेटाइटिस बी, HCV इत्यादि टेस्ट भी करवाए जाते हैं, एवं थैलेसीमिया का टेस्ट और विटामिन D का टेस्ट अगर इस स्टेज तक नहीं हुआ है तो ज़्यादातर डॉक्टर आपके इस स्टेज पे करवाते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपके प्रीनेटल विटामिन शुरू करेंगे, जैसे आयरन की गोलियां हैं और आपके कैल्शियम की गोलियां हैं, साथ में फॉलिक एसिड और DHA। फॉलिक एसिड और DHA बच्चे के दिमागी विकास के लिए ज़रूरी है। DHA की गोलियां अगर आपको इंटेलिजेंट हाई IQ का बेबी चाहिए तो उसलिए ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस स्टेज पे डॉक्टर को विजिट जरूर करें। और हमें क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने लाइफस्टाइल में? थोड़े लूज कपड़े पहनने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बेबी ऊपर आना शुरू हो गया है तो आपको थोड़े ढीले कपड़े पहनने चाहिए। टाइट कपड़े पहनेंगे तो बेबी को बहुत अच्छा नहीं लगेगा। और आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, अपने योगा सेशंस बुक कर सकते हैं, आप वंस अ वीक योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप डेली कर सकते हैं। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करने में कोई बुराई नहीं है और आप अपनी लाइफ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान करना शुरू कर सकते हैं। आप बेबी की ड्यू डेट के हिसाब से आप अपने सारे प्लान्स बना लीजिए, हॉस्पिटल फिक्स कर लीजिए, डॉक्टर फिक्स कर लीजिए। इन सब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। और अब तो प्रेगनेंसी का वो टाइम शुरू होने लग गया है जब बेबी ने अपनी दस्तक अच्छे से देनी शुरू कर दी है और आपके लिए ये टाइम एंजॉय करने का है, रिलैक्स करने का है। और गुड लक फॉर योर प्रेगनेंसी फर्दर। थैंक यू। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।